तो एक आदर्श राज्य व्यवस्था कैसे होनी चाहिए वो भी आपके सामने मैंने रखा था। वर्तमान स्थिति क्या है वो भी रखा। सही और गलत के निर्धारण के लिए आवश्यक जो पैरामीटर्स है वो भी रखा। अब प्रश्न है कि आज जहां हम खड़े हैं वो सत्य है कि वो है, इसको नेगेट नहीं कर सकते, चाहे वो अच्छा है चाहे गलत है। अब यहाँ से वहाँ तक पहुँचना है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। उसमें मैंने कुछ अपने पुस्तक में लिखा, जैसे कहा था ये पीडीएफ सबके पास आएगा। इसमें जिस प्रकार मैंने बिंदु क्रम से रखा था वही मैं आपके सामने रखूँगा। इसमें सबसे पहले बिंदु मैंने लिया है इंद्रिय जय। इसको समझना है, पहले चाणक्य के उन सूत्रों को हम देखेंगे। सुखस्य मूलम अर्थः, नहीं, सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का मूल है धर्म और धर्मस्य मूलम अर्थः, धर्म का मूल अर्थ। अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्य है तब तो अर्थ होगा। राज्यस्य मूलम इंद्रिय जय, जहां इंद्रिय जय है वही राज्य संभव है। और आगे है क्रम, आगे चलता है इंद्रिय जय से मूलम वृद्धोपसंयोग है। विद्वान गुरुजनों के सानिध्य से इंद्रिय जय प्राप्त होता है इत्यादि। इस प्रकार इसमें इंद्रिय जय पर हम रुक जाते हैं, क्योंकि कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहा है इंद्रिय जय की व्याख्या करते हुए, इंद्रिय जय की 3 व्याख्याएं हैं। इसमें पहली व्याख्या है काम क्रोध लोभ मोह मद हर्ष। वैसे काम क्रोध लोभ मोह और भी कुछ अलग प्रकार से भी है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, काम क्रोध मोह मद मात्सर्य लोभ, ये है मात्सर्य की जगह वहां उन्होंने हर्ष लिया है। वैसे योग दर्शन के अनुसार 3 ही है, क्रोध लोभ और मोह, उसी के अवान्तर भेद है। काम तो सबको पता है, किसी वस्तु के प्रति अति तीव्र इच्छा जिसको हम रोक नहीं पाते। क्रोध भी पता है। लोभ जो है काम के साथ ही जुड़ा रहता है। मोह का मतलब कुछ पता ही नहीं क्या सही क्या गलत। मद यानी अहंकार। और यहाँ हर्ष जो जोड़ा है उसका मतलब है मस्ती। इसका उदाहरण भी जो दिया था वो यादवों का दिया था, जिन्होंने वो एक ऋषि के साथ हंसी मजाक की थी। ये जो मस्ती है ये भी बहुत बड़ा दोष है। इनको त्यागना ये इंद्रिय जय। ये जो 6 शत्रुवर्ग है इनको रोकना, अपने अंदर से इनको बाहर कर देना, एक तो इंद्रिय जय की पहली परिभाषा है। दूसरी परिभाषा है हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, इनके जो 5 विषय है, जिसे कान का विषय है शब्द, और त्वचा का विषय है स्पर्श, आंखों का विषय है रूप, जिह्वा का विषय है रस, और नाक का विषय है गंध। इन 5 इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ संबंध जो होता है वो मित यानी जैसा होना चाहिए। जैसे युक्त जो कहते हैं, योग गीता में युक्ताहार विहार जो कहते हैं, जैसा होना चाहिए उससे भिन्न रूप में ना हो। शास्त्र में जो मर्यादाएं बताई है उन मर्यादाओं के अनुसार ही इंद्रियों का विषय के साथ संपर्क रहे। ये इंद्रिय जय की दूसरी परिभाषा है। तीसरी परिभाषा है, चाणक्य कहते हैं कि ये पूरा शास्त्र इंद्रिय जय, जितना ये अर्थशास्त्र है ये पूरा शास्त्र ही इंद्रिय जय। तो अर्थशास्त्र के आरंभ में कहा है पृथिव्या लाभे तत्पादने च यावत्यर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्य प्रणीतानि तेषां सारसंग्रहोत्र प्रस्तुयते। ऐसे कुछ शब्दावली है, कुछ थोड़ा सा इधर उधर होगा। यानी इस पृथ्वी को प्राप्त करने और इसकी रक्षा करने के लिए आवश्यक जितने अर्थशास्त्रों को यानी अनेक
अनेक आचार्यों ने अपने अपने अर्थशास्त्र बनाया था पहले, उन सबका एक सार संक्षेप के रूप में आचार्य कौटिल्य ने इस अर्थशास्त्र को बनाया। उन सबकी जो कॉमन बातें हैं वो लिखा, जहाँ अलग अलग मत है उन आचार्यों के नाम से वो मत अलग अलग भी दिखाया, जहाँ अपना अलग मत है वो भी दिखाया कि मेरा तो ये मत है। ऐसी भी जगह है जहाँ पूर्व सब आचार्यों का एक मत है और कौटिल्य का मत अपना अलग है, तो वो बताते कि मैं इसको नहीं मानता। सब आचार्य ऐसा मानते हैं पर मैं इसको नहीं मानता, मैं ऐसा मानता हूँ। इन सबका सार संक्षेप है कौटिल्य अर्थशास्त्र। इसका मतलब है कि यदि हम किसी राज्य व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो हमारे अंदर होने योग्य जो गुण है वो इंद्रिय है, इसके बिना हो नहीं सकता। और वो कैसे है वो भी समझना। सबसे अच्छा एक नायक, एक लीडर वो माना जाता है जो उनकी अपनी प्रजा है, अनुयायी है, जो भी शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं, उनकी रक्षा अच्छी तरह से करे, उनकी उन्नति करे और उनसे कम ले दे। यानी टैक्स कम से कम लेवे, उनको अधिकाधिक सुरक्षा देवे, अधिकाधिक उनको सुख पहुंचावे। जो ये कर सकता है वो सबसे अच्छा लीडर। और टैक्स कम से कम लेवे, इसके लिए आवश्यक है कि अपने खर्च कम से कम करें। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्च है वो कम से कम हो। वो कम से कम तभी हो सकते हैं जब वो इंद्रियजयी हो। यदि वो लोलुप, इंद्रिय लोलुप हो, या जो कहते हैं ना व्यसनी अथवा लुम्पट इत्यादि जो शब्द प्रयोग होते हैं, उनको ज़्यादा साधनों की आवश्यकता होती है। यदि राजा स्वयं ज़्यादा साधनों का प्रयोग करता है तो उनके लिए अनिवार्य है कि अपने नीचे जो काम करते हैं, जो सेनापति हो, मंत्री हो, इनको भी अपेक्षाकृत ज़्यादा साधन उपलब्ध कराना पड़ेगा, तभी वो साथ जुड़े रहेंगे, नहीं तो विद्रोह करेंगे। कुल मिला के शासन का व्यय जो है वो बढ़ेगा तो सीधा वो प्रभाव प्रजा पर, जिसको कर ज़्यादा देना पड़ेगा, वो राजा अच्छा नहीं बनेगा। और साथ में उसके अंदर प्रमाद, आलस्य आदि अनेक विकार उत्पन्न होंगे, जिससे कि वो बहुत शीघ्र नष्ट हो जाएगा। राजा के लिए आवश्यक है कि अपनी प्रजा के अंदर अपने प्रति विशेष एक समर्पण भाव उत्पन्न करें। दो रास्ते हैं, या तो बहकाओ उनको बहका के रखो, उनका शोषण भी करते रहो, बहका के रखो। इतिहास में आप देख सकते हैं इसे बहकाने वाले ज़्यादा लंबा नहीं चलते, बहुत जल्दी ही वो नष्ट हो जाएंगे। यदि हम स्थायी चाहते हैं, जैसे हमारे अनेक प्रसिद्ध वंश हैं जिनकी अनेक पीढ़ियों तक वो परंपरा जाती है, ऐसे बहुत लंबे स्थायी शासन हम चाहते हैं, तो उसका तो एकमात्र उपाय है इंद्रियजयी। यानी जो भी एक नई परंपरा, नई व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, तो उनके लिए आवश्यक है कि वो इंद्रियजयी हो। यदि मन में कुछ कुटिलता हो तो समझना कि ये थोड़े दिनों का खेल है, लंबा नहीं चलने वाला। इस बात को मन में अच्छी तरह स्थापित करना होगा। तो ये पहली बात जो एक नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए आवश्यकता वो मैंने बताई। एक दूसरा है उस समाज के अंदर, पहली तो बात मैं यहाँ से वैसे मैंने कल भी या पीछे भी अनेक बार बिल्कुल स्पष्ट साफ कर दिया था कि वर्तमान व्यवस्था के अंदर सुधार की बात में मेरा कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्था इतना ज़्यादा हमारी आदर्श व्यवस्था से दूर है कि इसके अंदर जाकर इसकी सुधार करना संभव नहीं है। और दूसरी बात, जब अंग्रेज इस देश में आए थे, इस देश में वह पूरे विश्व में राजतंत्र ही था। उन्होंने इस राजतंत्र को हटाकर उसके स्थान पर जो लोकतंत्र लाया, इसमें उन्होंने राजतंत्र के अंदर प्रवेश नहीं किया। एक अपना पैरेलल व्यापार शुरू किया, पैरेलली एक नई व्यवस्था खड़ा
क्या किया, इसको बढ़ाया, वो नष्ट हो गया। कई लोगों के मन में यह है कि इसी को सुधारना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो गया, हमने देख लिया है। सुप्रीम कोर्ट कहता है आप इस संविधान में वही संशोधन कर सकते हैं जो संविधान की मूल भावनाओं से विपरीत नहीं है, और उसमें मूल भावनाओं से विपरीत कुछ परिवर्तन करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास ही अधिकार है, और वो कहाँ है मुझे नहीं पता, उसका एड्रेस किसी को नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। तो इस कारण से इस व्यवस्था के अंदर ही रहकर हम कुछ परिवर्तन करेंगे वो संभव नहीं है। दूसरी बात, इस व्यवस्था के विपरीत हम कुछ आंदोलन करेंगे या किसी न किसी प्रकार से विद्रोह करेंगे वो बिल्कुल ही संभव नहीं है, क्योंकि हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसके उपाय हमें अब आगे आएंगे, पर इतना तो स्पष्ट है कि वर्तमान व्यवस्था का ना तो हमें विरोध करना है, ना इसके अंदर रहना है। इस व्यवस्था में बहुत ऐसे वैक्यूम है, बहुत ऐसी खाली जगह है जहां हम अपनी व्यवस्था खड़ा कर सकते हैं। इसकी अनुमति यह व्यवस्था देती है, उसके अनेक प्रावधान हैं। उन प्रावधानों का पर्याप्त उपयोग लेते हुए हमें आगे बढ़ना है, वो विषय आगे आता जाए। पर कम से कम इतना है कि हमें एक नई व्यवस्था बनाना है जो वर्तमान व्यवस्था का विरोध नहीं करता है सीधा सीधा। आइडियोलॉजिकली तो हर पार्टी दूसरे पार्टी का विरोध करता है। कांग्रेस भाजपा को ठीक नहीं मानता ना, और भाजपा भी कांग्रेस को ठीक नहीं मानता है। जब भाजपा पावर में है, कांग्रेस का भाजपा ठीक नहीं मानना का क्या मतलब है? एक प्रकार से विद्रोह है या नहीं? सरकार का विद्रोह है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है कि जंतर मंतर और संसद मार्ग में कोई भी अपना आंदोलन कर सकते हैं। सरकार के पास अधिकार नहीं है कि उसको मना करे। अपना विरोध जताने का अधिकार इस व्यवस्था में है, व्यवस्था ने दे रखा है। तो विचार हम अपने इस व्यवस्था से विरोध रख सकते हैं, वो गलत नहीं है। पर इस संविधान को तोड़ते हुए एक्शन प्लान हमें नहीं बनाना है, वो फिर कानूनन अपराध होगा। हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है कि कानून का हम सामना कर सके। उस तरफ हमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि कानून के अंदर ही हमें कुछ प्रावधान है जिसको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। इंद्रिय जी तो कानून मना नहीं करता ना। आप इंद्रिय जी बनो, कानून बिल्कुल मना नहीं करता। मैं आगे भी जो उपाय बताता जाऊंगा, आप बताइए कहीं कानून मना करता है तो ठीक है। दूसरा है सम्मान। समाज में हम किसको सम्मान देवे, किसको कितना सम्मान देवे, इसका एक मापदंड है। शायद मैंने पहले बताया था, वो एक श्लोक है। श्लोक पूरा ना भी लिख के 5 विषय है। एक तो है वित्तम, लिख लीजिए। वित्तम यानी धन, आप जानते हैं, पर शास्त्रों में जहां भी धन की बात आती है वो धर्मपूर्वक कमाया हुआ धन है। दूसरा है बंधु। तीसरा है वयः, उम्र। और चौथा है कर्म। और 5वां है विद्या। महर्षि मनु जी कहते हैं ये 5 जो विषय है ये सम्मान के पात्र है। जिनके पास धन है वो सम्मान का पात्र है। हमारे मन में यदि ये भ्रांति हो कि पैसे वाले का सम्मान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वो हटा दीजिए। ऋषि कहता है कि जिसके पास धन है वो सम्मान का पात्र है, और धन का मतलब धर्मपूर्वक कमाया हुआ। जिसके पास ज्यादा धन है, इसका मतलब उन्होंने ज्यादा धर्मपूर्वक पुरुषार्थ किया है, तो वो सम्मान का एक विषय है। दूसरा है बंधु, जो हमारे अपने रिश्तेदार हैं, जो क्या कहते हैं बंधु संबंधी रिश्तेदार, ये सारे, ये भी सब सम्मान के पात्र है। और तीसरा वयः, उम्र, जो हमसे ज्यादा उम्र के हैं वो भी सम्मान के पात्र हैं।
चौथा है कर्म। कर्म का मतलब समाज में उनका दायित्व, जो बड़ा काम करता है, छोटा काम है, सामाजिक व्यवस्था में जो दायित्व है वो कर्म है। तो जो समाज में उच्च अधिकार पर जो है, जो समाज की व्यवस्था देखरेख करता है, जिनको हमारे यहाँ पौर कहा है या कंटक शोधन अधिकारी है, धर्मस्थी अधिकारी है, जो कि सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर्स की जो अधिकारी होते थे, मंत्री है, सेनापति है, सब राज्य की व्यवस्था देखरेख करते थे और शांति स्थापित करने का अपना पूरा काम करते थे। या ऐसे जितने अधिकारी हैं वो सारे सम्मान के योग्य हैं। और पांचवा विद्या। विद्या की व्याख्या मैंने बहुत विस्तार से अच्छी तरह से किया था, वो याद रखिएगा। जो अपने अविद्या को नाश करने में कारण बनता है वो विद्या है, केवल इंफॉर्मेशन विद्या नहीं है। ये 5 सम्मान के विषय है, इन 5 को ही सम्मान देना चाहिए समाज में। और हम देखेंगे सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, आमिर खान, फलाना, ये सारे इन 5 में से कहीं आते हैं क्या? आप देख लीजिए। हो सकता है इनके पास पैसे हो बहुत, कुछ देर के लिए मान भी ले कि मेहनत करके कमा रहे हैं, पर उनका सम्मान हम इससे नहीं दे रहे कि उनके पास पैसे हैं। आज जो सचिन तेंदुलकर आते ही पागल बन जाते हैं, इससे नहीं पागल बनते कि ये बहुत करोड़पति अरबपति है, उस तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाता। ये फैक्ट है कि वो बहुत बड़ा पैसे वाला है, पर उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। वहां जिस कारण से वो सम्मान देते हैं वो कारण इन 5 में गिनाया नहीं है। एंटरटेनमेंट कभी भी हमारे यहाँ सम्मान का विषय नहीं रहा। एंटरटेनमेंट का अपने आप में मना नहीं है। एंटरटेनमेंट की जो भी विषय है वो सारे वैलिड है यहाँ, उन सबका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो श्लोक भी है ना, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाण है ना, बहुत निंदा भी की है। जिसकी यहाँ साहित्य और संगीत नहीं है वो तो साक्षात पशु है, बस उनके पूंछ और सींग नहीं है, वो पशु है। इनका विधान है जीवन में कुछ मनोरंजन भी चाहिए, पर मनोरंजन करने वाले को सम्मानित करो ये नहीं है, उनको अपना जो मापदंड के अनुसार पेमेंट कर दो वो ठीक है। उनको सम्मानित ज़्यादा करेंगे तो उस दिशा में ज़्यादा लोगों की प्रवृत्ति होगी, जो कि बहुत ऊंचाई की तरफ प्रवृत्ति नहीं है। हमारे यहाँ ब्राह्मण और सन्यास की तरफ प्रवृत्ति की बात है। अब ये प्रश्न है कि इनमें से क्या मापदंड है? 5 तो है, ये 5 एक बराबर सम्मान के कारण है या इनमें से कुछ ऑर्डर है? तो कहा है कि जो जितना बाद में बताया है वो उतना ज्यादा बलवान है। तो सबसे पहले धन है, वो सबसे कम सम्मान। सम्मान का तो वो एक विषय है, पर सबसे कम, क्योंकि वह एक व्यक्ति को पुरुषार्थी होने की दिशा में प्रेरणा मिलती है, इससे वो सम्मान का योग्य अवश्य है। पर इसमें होता क्या है, व्यक्ति केवल इसी को लेकर चलता है तो वो अकेला रह जाता है, दूसरे को साथ में जोड़ने की प्रवृत्ति नहीं रखता। दूसरा जैसे जुड़ गया तो उनको डर लगता है कि अपना कुछ कम ना हो जाए। पुरुषार्थ करे इससे इसका सम्मान है। व्यक्ति अकेला रहे इसकी अपेक्षा व्यक्ति और 4 लोगों से जुड़े रहे, इस बात का यहाँ ज़्यादा दबाव है हमारे यहाँ। इसीलिए दूसरा जो है ना, बंधु कहा है। हम अपने रिश्तेदारों को सम्मान देते हैं का मतलब है उन सबसे जुड़े रहते हैं, एक आपस में ऑर्डर बनाकर रहते हैं, एक व्यवस्था बनाकर रहते हैं। धन की अपेक्षा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि उसमें हम कुछ अपेक्षाकृत ज़्यादा संगठित होते हैं, एक ज़्यादा व्यवस्थित और शांत से रहने का है ना, वह संभावना ज़्यादा है। शायद मैं कन्वे कर पा रहा हूँ अपने भाव को। और उससे ज़्यादा सम्मान के योग्य है वय, उम्र। पीछे समय के अब समाज को देखेंगे, हम अपने बचपन की तरफ यदि देखेंगे, जो कोई अपने समाज में बड़ा है उनके प्रति एक अंदर से स्वाभाविक श्रद्धा और भय दोनों होते थे। उसने कुछ कहा, आज भी ऐसे कई होते हैं बड़े व्यक्ति, उनके सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती हमारी।
यानी हमारे अंदर जो गलत प्रवृत्तियां हैं उनको देखते ही बंद हो जाती है। उनके प्रति हम अपने अंदर सम्मान रखने की प्रवृत्ति रखेंगे। ये जो है समाज में परिवार से बाहर भी एक प्रकार से एक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये व्यवस्था है कि समाज में जो बड़े बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, उनको सम्मान दो। सम्मान दो का मतलब उनकी बात मानो, उनकी बात का उल्लंघन मत करो। इससे समाज के अंदर झगड़े अधिकांश खत्म हो जाते हैं। झगड़े होने की स्थिति ही नहीं होती, होते ही तुरंत बड़े ने जो कहा वो मान लिया। पर यदि व्यवस्था यहाँ तक हमने रोक दिया तो कई बार गड़बड़ होता है। कई अनुभवी भी व्यक्ति हो सकता है पर गलत निर्णय ले सकता है। पर यदि वो गलत निर्णय लिया, उसका विरोध आपने करना शुरू किया, तो उसके प्रति जो सम्मान की भाव और उसके जो लाभ, उससे हम वंचित हो जाएंगे। इससे नियम बनाया है, उससे ऊपर जो विधिवत व्यवस्थित यानी अधिकारी जो व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं उनको सम्मान देने का विधान है। जो राजा की व्यवस्था में जो अधिकार प्राप्त व्यक्ति है वो तो उनकी योग्यता, सामर्थ्य सबको जांच कर उनको अधिकारी बनाया। वो व्यक्ति अधिक उम्र व्यक्ति से ज्यादा सम्मान के योग्य है और इसने कुछ गड़बड़ किया तो वो उसको ठीक करेगा तो इसके सम्मान का ठेस भी नहीं पहुंचेगा। जैसे हमारे घर में हम देखते हैं, जब हम अपने पिताजी का विरोध करते हैं तो पिताजी का सम्मान धूल में मिल गया। पर हमारे पिताजी को उनके पिताजी यानी हमारे दादाजी ने टोक दिया तो पिताजी का सम्मान में कोई खास अंतर नहीं आता। बड़े व्यक्ति छोटे व्यक्ति को टोके, उनसे छोटे व्यक्तियों के सामने सामान्य रूप से टोकना नहीं चाहिए, पर फिर भी टोके तो उनको पता है तो बड़े व्यक्ति किसी को टोक सकता है। इसलिए यदि अधिक उम्र वाला व्यक्ति वो सम्मान के कारण जो व्यवस्था दे रहा है उसमें कोई गड़बड़ हुआ तो उससे ऊपर अधिकारी व्यक्ति है और उसने भी कुछ गड़बड़ किया तो उनको सही दिशा में रखने का काम विद्वान का है। इससे विद्या का सर्वोच्च सम्मान है। जिस समाज में ये आर्डर होगा सम्मान का, उस समाज में सदा व्यवस्था बनी रहेगी। आप देखेंगे किसी भी सोसाइटी को, जैसे भारत को ही देखिएगा, सरकार का एक्सपेंडिचर कहाँ ज़्यादा हो रहा है। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को मेंटेन करने के लिए कितना खर्च हो रहा है। वो खर्च सारा यदि बंद हो जाए, वो सब खर्च किसी है क्योंकि हम आपस में झगड़ते हैं, आपस में हमारे अंदर ऑर्डर नहीं है। उस ऑर्डर को हटाने के लिए, उसको संभालने के लिए जो खर्च है वो सारा खर्च बचेगा, वो समाज में डेवलपमेंट के काम में आ जाएगा। तो कितनी उन्नति हम करेंगे। कई बार राजू दीक्षित जी कहते हैं सोने के रोड बनेंगे, इतना खर्च होता है ये। यदि हम अपने समाज के अंदर इन अव्यवस्थाओं को रोक सकते हैं तो हमारी कितनी उन्नति हो सकती है, आप समझ सकते हैं इस बात से। तो तीसरा विषय है सही मूल्य एवं आदर्श। अनेक बार हम गलत मूल्य एवं आदर्श अपनाते हैं और वो हमारे पतन का कारण बनते हैं। इतिहास में अनेक महापुरुष हैं, निश्चित रूप से वो सब महापुरुष हैं, चाहे वीर सावरकर हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे शिवाजी हो, राणा प्रताप हो, झांसी की रानी हो। इनके प्रति किसी भी प्रकार की भावनाओं में अपने अंदर कमी नहीं आनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सत्य है। पर इसके साथ साथ एक और बात जुड़ी हुई है, थोड़ी सी मेरी बातों को मेरी दृष्टि से ही आप देखने का प्रयास कीजिएगा। इनमें से जो मैंने अभी नाम गिना है इसमें एक शिवाजी महाराज जी को छोड़ दीजिएगा, बाकी कोई भी सफल नहीं है इतिहास में। झांसी की रानी, उनकी भावनाएं, उनकी पुरुषार्थ, उनकी समर्पण, त्याग, इसमें कोई कमी नहीं है, पर सच्चाई ये है कि वो सफल नहीं। यही बात भगत सिंह जी के साथ है।
यही बात सावरकर जी के साथ है, राणा प्रताप जी के साथ भी यही बात है। इनसे यदि हम प्रेरणा ले तो सिर्फ इतनी बात की हम प्रेरणा ले सकते कि जैसे इन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए अपने जीवन कुर्बान कर दिया था, बलिदान कर दिया था, वैसे हमें करना चाहिए। पर स्ट्रैटेजी की दृष्टि से यदि हम इनकी कोई बात अपनाएंगे तो वहां मैं कहना चाहता हूं कि वो आपका आदर्श गलत है। थोड़ा सा पचाने में कठिन है, उनके प्रति बहुत अपने अंदर भावनाएं हैं। इन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, मैं स्वयं इनके प्रति बहुत भावना रखता हूं। पर एक असफल व्यक्ति की स्ट्रैटेजी को यदि हम अपनाएंगे तो हम सफल नहीं हो सकते। हमें यदि किसी का अनुकरण करना है, शिवाजी महाराज का कीजिए जो सफल हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य का कीजिए जो सफल हुए थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का अनुकरण कीजिए जो सफल हुए थे। जो सफल हुए थे उनका हम अनुकरण करेंगे तो हमारे सफल होने की संभावनाएं ज़्यादा है। बाकी की बातें सारे गलत, ऐसा भी मेरा क्या कथन नहीं है, पर कहीं ना कहीं कुछ कमी रही जिससे कि वो चूक गए थे। इसलिए हम अपने आदर्श को बनाते समय बहुत सावधान रहें। इसी प्रकार मूल्य, जैसे इस मध्यकाल में अनेक हमारी जो राजपूत अनेक गलत मूल्यों को, एक दो तो मैंने संकेत भी किया था, शत्रु को पीठ पीछे मारना गलत है, या इस प्रकार की कई बातें थी जो कि हमारे राजधर्म के खिलाफ है। आतताई को किसी भी प्रकार मारने का विधान है। आतताई वो है जो कि मनुष्य मात्र के एक प्रकार से हानि करने के लिए लगा हुआ है। उनको दूर करना लक्ष्य है, कैसे दूर करना वो मुख्य बात नहीं है। जो कोई धार्मिक राजा धर्मयुद्ध कर रहा है उनके साथ धर्मयुद्ध करो, जो आतताई है उनसे धर्मयुद्ध करने का कोई विधान नहीं है। ऐसे अनेक हमने गलत मूल्यों को अपनाया था। आज भी हमें बहुत सावधान होना होगा, इसीलिए शास्त्रों का कुछ अध्ययन हमें करना चाहिए। हमें केवल सही मूल्य एवं सही आदर्श अपनाने हैं, उसके विपरीत हमें नहीं अपनाना चाहिए। प्रत्येक प्रकरण के बाद कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आगे एक विषय है संगठन का स्वरूप। पहली तो बात है कि संगठन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, बनाए तो कैसे, नहीं बनाए तो कैसे। वैसे मैंने शब्द तो यहाँ डाल दिया, संगठन का स्वरूप में स्वयं संगठन में कोई विश्वास नहीं रखता। यहाँ मैं संगठन शब्द का वो अर्थ ले रहा हूँ जो आज संगठन बनते हैं। आज जितने भी संगठन हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट से लेके एक्सट्रीम राइट तक, ये सब किसी एक विषय को लेके बनते हैं। वहाँ हम पूरा जीवन को लेकर साथ में नहीं जुड़ते, किसी एक विषय को लेकर साथ में जुड़ते हैं। किसी संगठन में कुछ ज़्यादा साथ में जुड़ा, किसी में कुछ कम, किसी में तो एक संगीत का कोई संगठन है उसमें केवल संगीत को लेकर साथ में जुड़ा। कुछ ऐसे हैं जैसे हमारा संघ है इत्यादि, इसमें अपेक्षाकृत कुछ ज़्यादा विषयों में हम साथ में जुड़े, पर फिर भी 100% साथ में नहीं। वहाँ संघ का व्यक्ति व्यापार करते हुए, संघ का इससे कह रहा हूँ कि ज़्यादा सबको पता है, ऐसे और भी जगह चाहे वह आवाम से हो, वहाँ भी बहुत ज़्यादा जुड़ाव है आपस में, पर फिर भी 100% नहीं है। व्यापार वो करता है तो किसी और के साथ भी करता है, ये नहीं कि इसके समाज के अंदर ही कुछ हमें कुछ करना है। हमें वास्तव में संगठन ने एक समाज बनाने की आवश्यकता है जहाँ पूरे जीवन एक प्रकार से हम एक दूसरे के साथ जुड़कर चला रहे हैं। समाज और संगठन दोनों में अंतर शाब्दिक रूप में क्या है वो तो मुझे नहीं पता, मैं कहना नहीं चाहता, पर मेरे भाव समाज और संगठन में वो ये है कि कुछ विषयों को लेकर हम जुड़े, वो है संगठन। ये मेरी अपनी परिभाषा है, उस पर हमें कोई लाभ नहीं है, उसमें उस तरफ हमें जाने की आवश्यकता नहीं। उस प्रकार की बहुत संगठन पहले से हैं।
अब आगे है चुनौती, हम एक संपूर्ण सही आदर्शों को लेकर एक ऐसे समाज बने जहां एक दूसरे पर आश्रित होकर जी रहे हैं, एक दूसरे के लिए जी रहे हैं। जो शब्द वहां प्रयोग किया आचार्य चाणक्य ने ग्राम के लिए, इतरेतरा रक्षः, एक दूसरे की रक्षा करते हुए परस्पर अवलंबी बनकर वहां जो जीते हैं, ऐसे एक समाज की आवश्यकता है। यानी समाज में वैसे 3 या 4 प्रकार के विषयों की आवश्यकता होती है। एक तो शिक्षा है, एक सुरक्षा है, एक साधन है। शिक्षा, सुरक्षा और साधन, साधन एवं सेवाएं, साधनों के साथ सेवाएं। तो ये 3 जहां समाज के अंदर ही हो, इसके लिए समाज से बाहर किसी पर आश्रित होने की आवश्यकता न हो, या कम से कम आश्रित हो, और अधिकाधिक समाज में एक दूसरे पर निर्भर हो। ऐसे एक बंधा हुआ समाज हमारा हो, ये सर्वप्रथम आवश्यकता है। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हम चाहते आदर्श स्थापित हो, उस आदर्श का कोई तो स्थान होना चाहिए, और हम स्वयं उस आदर्श में एक हिस्सा हो, तो हमारा ये कहना कि आदर्श स्थापित हो सार्थक होगा। हम स्वयं आदर्श में नहीं हैं, तो आदर्श स्थापित करने का कोई अर्थ होगा भी नहीं। तो इस प्रकार एक समाज को स्थापित करना आवश्यक है, और उस समाज के आंतरिक स्ट्रक्चर ये होना चाहिए कि जिस व्यक्ति की जैसी योग्यता है, जैसे वर्णाश्रम व्यवस्था मैंने बताया है, वैसी हमारे परंपरा में जन्माधारित माना है, पर उस परंपरा के टूटी हुई स्थिति आज हम देख रहे हैं। इससे आज जन्माधारित वाली बात का बहुत ज़्यादा आग्रह ना रखते हुए गुणकर्म आधारित व्यवस्था की स्थापना हम कर सकते हैं। कुल मिला के वर्णाश्रम व्यवस्था जिस प्रकार शास्त्रों में उनकी मर्यादाएं बताई है, उनका अधिकाधिक अनुकरण करता हुआ एक समाज की स्थापना। उसमें सभी लोग अपने अपने किसी न किसी उत्पादन या सेवा के काम में जुड़े, आपस में उनका आदान प्रदान करें। वैसे में किसी से सुना था, एक प्रोज्यूमर मॉडल, वही प्रोड्यूसर होता है और वही कंज्यूमर होता है। हर व्यक्ति, कोई खेती कर रहा है, कोई पशुपालन कर रहा है, कोई घड़ा बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपस में एक दूसरे को अपनी सेवा या वस्तु बांट लिया, वही प्रोड्यूसर हो गया, वही कंज्यूमर हो गया। जो एक्स्ट्रा बच गया वो बाहर और लोगों को दिया। और उस समाज में एक शिक्षक भी हो, ब्राह्मण हो, जो वहाँ की सब बच्चों को शिक्षित करे, और एक व्यक्ति को नायक चुने। ये चुनने का मतलब उनकी योग्यता आदि के द्वारा वो स्वयं ही प्रकट होता है, उसको स्वीकार करें। और वो नायक कुछ अपने सहयोगियों को चुने, और उनके द्वारा उनका काम 2 प्रकार के काम हैं। उनकी आंतरिक व्यवस्था बिल्कुल ठीक से चलता रहे, बाहर से कम साधन अंदर आवे, अंदर से ज़्यादा साधन बाहर जावे, उस जिसका मूल्य बहुत ज़्यादा यहाँ आवे। बाहर से कोई भी साधन लाया, सस्ते से सस्ते में आया, यहाँ से जो साधन गया वो महंगे से महंगे में गया, उसका प्रतिफल ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और अंदर सभी बहुत व्यवस्थित रूप से जीवे, अंदर कोई अव्यवस्था उत्पन्न ना हो, और इसको बाहर और फैलावे, इसकी बाउंड्रीज विस्तृत करते जाए। एक स्वावलंबी इस प्रकार समाज बनाकर जीने का अधिकार आज हम सबके पास है, और इसमें कोई भी कानून मना नहीं करता। इससे कानून के विपरीत हम कुछ सोच नहीं रहे, और हम अपने एक प्रकार से इसको वर्तमान दृष्टि से कहेंगे तो व्यापार है। हम अपनी बाउंड्रीज, सारी कंपनियां बढ़ा रहे, हम भी बढ़ा सकते हैं, पर हमारा बहुत डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है। अंदर की मॉडल उसी प्रकार रहे, बाहर इस समाज से सामना करते समय
उनके चेहरे से हम उनका सामना करें, आंतरिक व्यवस्था हमारा अपना हो। जी कल जो ट्रेड एंड कॉमर्स की बात हुई थी जी इस विषय में एक डाउट था। जो एसेंशियल कमोडिटीज है जैसे जी आयरन स्टील कोल ऐसी जी, चीज़ हाँ। उसी जगह पे मिलता है, उसका ट्रेड रेगुलेट कैसे करते हैं? तो उस राज्य वाले मतलब वो कंट्रोल करेंगे, तो वो कैसे रेगुलेट? इसमें हमारा एक क्लोज्ड ग्रुप रहे, क्लोज्ड सोसाइटी रहे, जहाँ एक फिक्स्ड बाजार हो, जहाँ से हर व्यक्ति को सामान मिले, जिस पर नायक का कंट्रोल हो। कोई भी सामान समाज में आवश्यक है, बाहर से आता है, तो उस मार्केट से थ्रू आवे जहाँ से वो कंट्रोल करे। आवश्यक साधन तो जाना पड़ेगा, और जो इस समाज का जो प्रोडक्शन है, आपस में जो आवश्यकता उतना वो हम प्रयोग करेंगे, एक्स्ट्रा जो है उसी मार्केट के द्वारा वो बाहर जावे। ऐसे कुछ आपस में समन्वय करके, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी हम बना सकते हैं, सेक्शन 25 सोसाइटी यानी कंपनी बना सकते हैं, अनेक प्रकार के हमारे पास टूल्स हैं, उसके द्वारा हम ये कर सकते हैं। तो इन अ वे सेंट्रलाइजेशन हुआ, एटलीस्ट लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में सेंट्रलाइजेशन हुआ। हाँ, इतना तो है। हाँ, इतना तो सेंट्रलाइज्ड है, यानी एक राज्य में एक राजा तो है, एक व्यवस्था बनाने वाला, वो तो सेंट्रलाइज्ड है ही, पर वो सेंट्रलाइज्ड एक सोसाइटी का, एक जगह जो एक सोसाइटी बना है, पूरी देश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एक जगह इस प्रकार का मॉडल बनाओ, और उसकी आधिकारिक सीमा एक जनपद। जी लोहे के संबंध में इन्होंने जो प्रश्न पूछा था, जी अंग्रेज भारत में आए उस समय भारत में लोहा बनाकर बेचने वाले ऐसे लोग हुआ करते थे जी। जो बैलगाड़ी पर अपनी भट्टी डालकर गांव-गांव घूमते थे, और ऐसी 10,000 भट्टियाँ उस समय थी। इसके लिए आज जो व्यवस्था है उसके कारण ये लोहा सस्ता नहीं हुआ है, महंगा हुआ तो महंगा ज़्यादा हो हुआ। गया उल्टा। और ये है आपके घर तक आता है सीधा, जिसमें कोई लिंक नहीं है व्यापारियों की जी हाँ, जो कीमत बढ़ाती है। असल में इस व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा कार्टून बना हुआ था, वो तो लाया नहीं मैंने, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे ये स्थिति है, एक प्लेटफॉर्म है, एक लिफ्ट है जो यहाँ खत्म हो जाता है, ये व्यवस्था यहाँ खड़ी है, सारी बैंकिंग कॉर्पोरेट सारी व्यवस्था यहाँ खड़ी है, प्रजा यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़ा होकर बैलेंस कर रहे हैं। यदि इस प्लेटफॉर्म से प्रजा उतर जाए, क्या होगा व्यवस्था में? बिल्कुल यही स्थिति है। हमें किसी को कोसने की आवश्यकता नहीं है, वास्तव में कल्प्रिट्स हम हैं। इन कंपनियों की सामान यदि हम नहीं खरीदेंगे, ये हमें कैसे लूटेंगे? दो मैंने अपने शत्रु बताया था, एक तो कॉर्पोरेट सेक्टर जो कि बिना मतलब की सामान बनाता है, आपको मूर्ख बना के आपको बेचता है, आप खरीदते हैं। सुबह से लेकर रात तक आप जो जो वस्तु प्रयोग करते हैं आप गिन लीजिएगा, पेस्ट है, ब्रश है, चाहे रामदेव जी का हो, मैं रामदेव जी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने एक स्टेप ठीक करने का प्रयास किया कि विदेश में जो जा रहा था उसकी जगह कम से कम यहाँ रहे, किसी अच्छे विचार कार्य में प्रयोग हो, पर मूल थीम में तो है गलत। पेस्ट की आवश्यकता नहीं है। मैं दंतमंजन का प्रयोग करता हूँ जो गोबर का है, वो इससे है कि गौ माता के प्रति कुछ एक भावना है, और इसको प्रमोट करना भी चाहता हूँ। जो मुझे देखते हैं वो एक बार देख लेते हैं कि पता नहीं कैसे है, अच्छा लगता है, फिर वो शुरू कर देता है, तो उससे गोरक्षा में कुछ लाभों में वो करता, नहीं तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है। आप दातुन का प्रयोग करो, क्यों पैसे खर्च करें, आवश्यकता तो नहीं ना। इसी प्रकार साबुन वगैरह अनेक और कपड़े आप जो खरीदते पहनते हैं, क्यों कंपनी की कपड़ा खरीदना पड़ता है? आप खादी की कपड़ा खरीदिए, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा दर्जी से सिलवाइए। और सस्ता महंगा, यानी मैं तो एक फार्मूला सबको बताता हूँ, आप खूब खर्च कर दीजिएगा। खर्च करने में मैं कोई कंजूसी करने की बात नहीं करता हूँ, पर खर्च करते समय ध्यान रखें, आप जो वस्तु खरीद रहे हैं उस वस्तु के खरीदने से कोई सामान्य व्यक्ति सबल बने, कोई कमजोर व्यक्ति सबल बने। मुकेश अंबानी के घर में एक और करोड़ रुपए बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है,
इतना आप ध्यान देंगे बहुत कुछ होगा। कम से कम हमारे समाज में हमें वही व्यवस्था रखनी है। बाहर से कोई वस्तु लावे, उसका कम से कम आवश्यकता हो, और अपने वहां जो वस्तु उत्पन्न होते हैं उनका पूरा प्रयोग करें। ठीक है ना? तो ये है अपने संगठन कहे या समाज कहे, इसमें बहुत सी बिंदु मैंने लिखी है, वो पुस्तक में आप स्वयं पढ़ सकते हैं। नायक के गुण क्या होनी चाहिए, बहुत लंबा टॉपिक है, मैं कुछ आपको रखने का प्रयास करूंगा। ये पुस्तक आपके पास में है, इसकी परिशिष्ट आप खोल सकते चाहे तो। परिशिष्ट 1 में लिखा है राजा के गुण। महाकुलीनः यानी ऊंचे कुल में उत्पन्न हो, यह उस समय के लिए था क्योंकि उस कुल को लेकर लोगों के अंदर उसके प्रति आस्था बनती थी। और दैव बुद्धि सत्व संपन्न है। दैव का मतलब है पूर्व जन्म का कर्म जिसके फल हमें मिलते हैं, यानी वो जो भी कर्म करता है वो सफल होने, लक जो कहते हैं ना, वो लक उसके साथ जुड़ा हुआ हो। लक कुछ अलग नहीं होता है, पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। उसके पास बुद्धि भी हो और सत्व यानी मनोबल ऊंचा हो। वृद्धदर्शी बड़े बूढ़े विद्वान अनुभवी व्यक्तियों का दर्शन वो नियमित रूप से करते रहे, यानी उनकी सलाह आदि वो लेते रहे, उस प्रकार की प्रवृत्ति हो। धार्मिक प्रवृत्ति उसकी धार्मिक हो। सत्यवाक झूठ ना बोलता हो, राजा बिल्कुल झूठ ना बोले, झूठ बोलेगा तो प्रजा के अंदर उसके प्रति विश्वास खत्म हो जाएगा। अविसंवादक यानी अपने बोले हुए बात का विपरीत ना बोले, वो लॉजिकली बोले। अभी कुछ बोला, थोड़ी देर बाद उसका खंडन किया, ऐसा ना हो। अपने वाणी का प्रभाव बना के रखना होगा। कृतज्ञ, किसी ने कुछ सहयोग दिया है उसके प्रति अपने आभार जरूर माने और उस प्रकार की प्रतिक्रिया भी वो करे। स्थूल लक्ष्य, बहुत बड़ा लक्ष्य वाला हो, छोटे छोटे लक्ष्य वाला ना हो। छोटे लक्ष्य वाला व्यक्ति लोगों को आकर्षित नहीं कर सकता। महोत्साह, बहुत उत्साह हो उसके अंदर। निरुत्साह नामक चीज उसके अंदर होना नहीं चाहिए। अधीर का सूत्र, लंबा बोलने वाला ना हो, जो अपनी बात जितनी आवश्यकता है उतना ही बोले, ज्यादा ना बोले। शक्य सामंत, जो अपने अधीन राजा जो है उनको अपने नियंत्रण में रखने के सामर्थ्य हो, उस प्रकार की व्यक्तित्व हो। दृढ़ बुद्धि ही, निश्चित बुद्धि, जैसे मैंने कल रावण की बुद्धि बताया था ना, मारीच ने पहले टोका तो छोड़ दिया, फिर वापस शूर्पणखा के डांट दिया, धमका दिया तो वापस गया। इस प्रकार बदलने वाली बुद्धि ना हो। एक बार एक निर्णय लिया तो उस पर टिके रहे। अक्षुद्र पारिषद कहा, उसकी जो पारिषद यानी उसकी जो मंत्री वगैरह जो अनुयायी है, अमात्य और मंत्री जो है, वो क्षुद्र यानी नीच ना हो, वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी के हो। विनय काम, विनय यानी शास्त्रानुकूल उन्नति की तरफ का जो व्यवहार है, उस प्रकार के अपने अंदर क्वालिटीज को बढ़ाने की इच्छा सदा रखें। इतने गुणों को कहा है आभिगामिक गुण, यानी इन गुणों के द्वारा लोग राजा की तरफ आकर्षित होते हैं। इनमें से कोई गुण ऑब्जेक्शनेबल नहीं है ना, ये गुण राजा के अंदर होना चाहिए। इसके आगे है शुश्रूषा। शुश्रूषा का मतलब है सुनने की इच्छा, जिसको हम जिज्ञासा कहते हैं। फिर श्रवण, सुनना, फिर मनन, ग्रहण, यानी सुने हुए को अपने अंदर लेना, ये ना कि यूं जा रहे हैं। फिर उसको धारण, उसको पकड़ के रखना। फिर विज्ञान यानी उसको अच्छी तरह समझना, ऊहापोह के द्वारा उस समझे हुए से अतिरिक्त विषयों को भी समझना, और इसके द्वारा
वस्तु का यथार्थ स्वरूप अपने सामने आवे, तत्व जिसको कहते हैं, जो वस्तु जैसा है वो यथार्थ स्वरूप सामने आवे, इस प्रकार के जो प्रवृत्ति हो या प्रज्ञा गुण है, इससे राजा का ज्ञान सतत बढ़ता जाता है। शौर्य, शौर्य का मतलब आप सबको पता है, और यानी एक प्रकार से साहस। अमर्ष यानी ना सहना, अपमान राजा नहीं सह सकता। ब्राह्मण के लिए अपमान सहने का नियम है, ब्राह्मण अपने अपमान का प्रतिकार नहीं करे, पर क्षत्रिय के लिए नियम है कि वो अपमान ना सहे। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को क्यों मारा? एक क्षत्रिय धर्म था, यदि ब्राह्मण होता तो वह धर्म था कि सहन करे अपमान, पर क्षत्रिय के लिए नियम है कि अपमान को सहन ना करे। यदि सहन किया, प्रजा में उनका कोई इज्जत रहेगा, कोई प्रभाव रहेगा, प्रजा का पालन वो नहीं कर पाएगा। इससे ऋषियों ने बिल्कुल जिसके लिए जो आवश्यक है उसके लिए वो धर्म बताया। ये अमर्ष यानी ना सहना, अपना अपमान को ना सहना, प्रतिकार करना, ये राजा का विशेष गुण होना चाहिए। दूसरा है एक और, यानी तीसरा शीघ्रता, विलंब नहीं करना चाहिए। शीघ्रता का मतलब वो उतावलापन नहीं है, कार्य को बिल्कुल अपने समय पर करना चाहिए, जितना जल्दी हो उतना जल्दी करना चाहिए योजना के अनुसार, विलंब बिल्कुल ना करें। दाक्ष यानी निपुणता, किसी काम करने में निपुणता होनी चाहिए। ये सारे उत्साह गुण हैं। आगे जो है बहुत लंबे हैं अमात्य संपत्ति, आत्मसंपत्ति जो कहते हैं, वाग्मी यानी बहुत सुंदर वाणी से अपनी बात रख सके, प्रगल्भ दबे नहीं किसी के सामने, स्मृति मति बलवान यानी स्मरण शक्ति भी हो, बुद्धि भी हो और शारीरिक बल भी हो। उदग्रह सदा जो है ना, एक प्रकार से अपना मन जो है उन्नत हो, छोटापन ना हो मन में, विशाल हृदय जो कहते हैं। जी जी ये जो विनय काम है ना, वृद्धदर्शी जो कहा है, बड़े विद्वानों के दर्शन सदा करते रहे, इसमें अहंकार अपने आप। दूसरा विनय काम, विनय की कामना करने वाला, उस मतलब एक ही है, अहंकार ना हो या विनय काम कहे, बात एक ही है। ठीक है, जी हाँ, वो संतुलन उसको रखना पड़ेगा। वहाँ उसका तो वो रिटेलिएट कर रहा है, पर यदि कोई ब्राह्मण उनको टोक रहा है, वहाँ वो बिल्कुल रिटेलिएट ना करे। कोई क्षत्रिय टोक रहा है, वहाँ रिटेलिएट करे। तो इसमें जो है ना, जब ब्राह्मण कोई टोक रहा है, वहाँ यदि रिटेलिएशन आया का मतलब वो समझे कि अपने अंदर अहंकार आ चुका है, क्योंकि ब्राह्मण का अधिकार है क्षत्रिय को टोके। जी इंद्रिय जी, हाँ, वहाँ अहंकार से कौन कौन राजा मर गया है, यानी अहंकार जहाँ हो वहाँ मर जाता है। अहंकार का मतलब जैसे नहुष था, वो अगस्त्य को लात मार दिया, उसका परिणाम नीचे आना पड़ा। तो ऋषि ब्राह्मण जो अपने से उत्कृष्ट, उनके साथ वो अपमान ना करे, वहाँ रिटेलिएट ना करे, तो इससे वो बैलेंस हो जाता है। तो बहुत लंबे हैं, आप इन पुस्तकों में पढ़ सकते हैं, सबकी अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा, पर मोटा सा आपको कुछ अनुमान आ गया है। और एक ये भी है, अजिह्म प्रकटीक्षणः, यानी अपने भव्य टेढ़ा करके ना देखे किसी को। समझ में आ रहा ना? अदीनाभिहासी, दीन व्यक्ति को देखकर हंसे नहीं। ऐसे कई गुण हैं जिससे कि वो व्यक्ति को जोड़ सकता है, अपने आप को गिरावट से बचा भी सकता है। तो इस प्रकार के जो गुण जिसमें हैं, वो वास्तव में नायक कहे, राजा कहे, जो भी शब्द कहे, उसके योग्य है, और वो उस समाज को आगे बढ़ा सकता है। हमारे यहाँ कोई शॉर्टकट उपाय नहीं है।
ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं नेचुरल लॉ। जैसे ग्रेविटेशनल लॉ है, आप यदि प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है अमेरिका के, तो आपके पास कोई जुगाड़ नहीं है कि ग्रेविटेशनल लॉ को थोड़ा सा बदलिए अपने अनुकूल, ताकि सैटेलाइट पे कुछ कम ईंधन से काम चल जाए। ये भी उसी प्रकार की नेचुरल लॉस है। जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण है, उनसे बाकी व्यक्ति जुड़ेंगे, वो व्यक्ति अपनी सही स्ट्रैटेजी बना सकेगा, आगे बढ़ेगा। ये सारे वो गुण हैं जिनको पूरे समाज में सराहना होती है। इससे ऐसे गुणों को धारण करने की दिशा में हम कुछ कहेंगे या करेंगे, कोई मना नहीं करेगा। मैं हर बात कानून की दृष्टि से या वर्तमान समाज की स्वीकार्यता की दृष्टि से भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। पर आपको भी इतना तो समझ में आ रहा होगा, ऐसा व्यक्ति यदि हम तैयार करें, वो नेतृत्व करें, तो हम जरूर सफल होंगे। और ये भी आपको मानना होगा कि असंभव नहीं है। जी अच्छा, जो भी स्ट्रक्चर जो भी दिख रहा है इसमें से, जी, एक सेंस में थोड़ा रिजिड है, मतलब वेल डिफाइंड है, क्लियर है कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा बिहेवियर होना चाहिए, ऐसा होना जी। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन जो बाकी लोग करते हैं इसका, जी, कि इतना रिजिड जो है ये सबसे उचित नहीं हो सकता है, जब क्योंकि आइडियलिस्टिक है। तो नहीं, वो वाली बात जो है ना, जो आप कह रहे हैं, इसकी दूसरे पार्ट में अभी आगे आएगा। केवल आइडियल नहीं है, पर शुरू आइडियल से होता है। शुरू ही हम कूटनीति से करेंगे, हमारी लक्ष्य बिगड़ जाएगा। आधार तो आइडियल है। उसके बाद भी श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था, झूठ बोलो, नहीं तो द्रोण को हराना किसी की बस की नहीं है। और भीम को भी कहा था, जागे पे चोट लगाना, नहीं तो ये दुर्योधन को तुम कभी नहीं हरा सकते। वो मुख्य नहीं है, वो एक अपवाद है। वो भी बातें सारे हैं इसमें। इस प्रकार का एक मानसिक ढांचा, क्या बोलते हैं इसको, माइंडसेट, ये हो राजा के लिए वो आवश्यक है। पर वो करे क्या, वो आगे है। तो इसी प्रकार जो है नायक के सहयोगी होते, विस्तार से पुस्तक है जो बाद में आप पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा इनिशिएट कर रहा हूँ विषय को। नायक के जो सहयोगी, जिसको हमारे यहाँ अमात्य कहा है। अमात्य का मतलब साथ में रहने वाला, अमा का मतलब साथ। अमावस्या कहते हैं ना, अमावस्या जिस दिन सूर्य और चंद्र एक साथ रहते हैं, वो अमावस्या है। इसलिए उस दिन चंद्रमा दिखता नहीं। इसी प्रकार अमात्य का मतलब राजा के साथ रहने वाला। उनके ये कहा है कि पहले वो जनपद यानी उसी जनपद में वही का स्थानीय हो, और अभिजातः बहुत अच्छे परिवार से हो, स्वग्रह है, उसके बंधु बांधव, एक तो परिवार खुद जो माता पिता आदि वो अच्छे हो, उसकी रिश्तेदार भी अच्छे हो, यानी कुल मिला के अच्छे लोगों के बीच का हो, जिस पर गलत संस्कार होने की संभावना कम हो। और कृतशिल्प यानी कुछ शिल्पों में निपुण हो, जो शिल्प कल तक विजय जी आपके सामने रखे। सभी शिल्पों में एक व्यक्ति संभव नहीं है। कुछ मुख्य शिल्प और विशेषकर जिस काम को लेकर वो वहाँ है, उन शिल्पों में वो निपुण हो। चक्षुष्मान यानी एक प्रकार से आंख वाला, सीधा अर्थ करेंगे तो यानी एक विजन वाला हो, उसके अंदर एक विजन होना चाहिए काम करते समय। और प्राज्य यानी विद्वान। विद्वान का मतलब है जो उनका कार्य क्षेत्र है, उस संबंधित जो विषय है उसमें वो क्वालिफाइड हो। जैसे आज इंजीनियरिंग का क्वालिफाइड, मेडिसिन का क्वालिफाइड, जिसको वो काम करना है उसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, उस प्रकार जो उनका कार्य क्षेत्र है उस संबंधी शास्त्र में वो निपुण हो। और धारयिष्णु हो, कुछ काम बताया तो उसको याद रखने वाला हो, ये नहीं कि 10 काम बताया तो 5 याद है 5 भूल गया। दक्ष है, दक्ष है यानी निपुण, वाक भी अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से रख सके। प्रगल्भ है, दबे नहीं, राजा के सामने भी वो दबे नहीं अपनी बात रखते समय। मान लो कुछ बोला, राजा को समझ में कुछ और आया, राजा ने टोका, टोकने के बाद चुप हो गया, ऐसा ना हो, दोबारा बतावे, हे राजन मेरा अभिप्राय ऐसा नहीं था, ऐसा था, ताकि कम्युनिकेशन ठीक से हो।
दबने पर कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाता है। और प्रतिपत्तिमान, सामने वाला कुछ कहता है तो उसको ठीक से समझो, जो वो कहना चाहता है उसके तात्पर्य को समझने की क्षमता रहे। और उत्साह प्रभाव युक्त है, उत्साह युक्त है यानी उत्साह के साथ युक्त हो। उत्साह का मतलब है अपने बल पर कुछ करने की क्षमता रखे। कोई साथी हो ना हो, अपने बल पर कुछ करने के लिए भी वो तैयारी रहे। प्रभाव युक्त है, एक सिस्टम बनाकर अपने नीचे 10 और अनुयायी जो होंगे, उनके नीचे जो वो अधिकारी होगा तो उसके नीचे कुछ होंगे से उनके अनुचर, उनको लेकर एक सिस्टम बनाकर भी काम करना आवे, दोनों प्रकार का काम आवे। क्लेश सह, अपने काम करते समय जो कष्ट आवे उसको सहन करने की क्षमता हो। शुचि ही शुद्ध हो मन से और शरीर से। मैत्र है, मित्रता के साथ व्यवहार करे सभी से। दृढ़ भक्ति ही, राजा के प्रति पूरी समर्पण निष्ठा हो। शील बलारोग्य सत्व संपन्न है, शील संपन्न, शील तो आप जानते हैं एक व्यक्तित्व, और बल भी आप जानते हैं, आरोग्य स्वास्थ्य और सत्व यानी मनोबल, इन सबसे युक्त हो। स्तंभ चापल्य वर्जित है, स्तंभ यानी आलस्य, चापल्य यानी चपलता चंचलता, इनसे वर्जित, इनसे दूर हो। संप्रिय है, सबको वो अच्छा लगे। वैरानाम अकर्ता, झगड़े करने वाले ना हो, वो झगड़ा करने वाला ना हो। इस प्रकार के अमात्य संपत्ति है, उसमें अधिकांश गुण जिनमें हो ऐसे व्यक्ति नायक के अनुचर बनने का यानी उसके सहयोगी बनने का योग्य बनता है। तो इन्हीं बातों को मैंने अपने पुस्तक में वर्तमान स्थिति के अनुकूल शब्दावली देते हुए मैंने कुछ रखने का प्रयास किया था, उसकी कुछ व्याख्या की है। अब आगे है स्वावलंबिता और विस्तार। जिस समाज की हमने स्थापना की है, पहले तो एक ऐसे समाज की स्थापना करना अनिवार्य है, क्योंकि हम खुद ही नहीं है तो आगे किसको बढ़ा रहे हैं, एक प्रश्न आता है। तो अभी वो भी अपने इस प्रकार के समाज की स्थापना भी एक बहुत बड़ा एक प्रश्न है, पर कम से कम वहाँ तक हम पहुँचेंगे तो वहाँ से आगे बढ़ने की बात है। तब तक वहाँ तक कैसे पहुँचे, हमारे अपने ज्ञान विज्ञान से, इसके लिए भी कई बातें और अर्थशास्त्र में बताए हैं। एक ऐसे राजपुरुष या राजपुत्र जो योग्य है पर पिता उसको राज्य देना नहीं चाहता है। उदाहरण है युधिष्ठिर, बहुत योग्य है, सब मानते वो योग्य है, पर धृतराष्ट्र की बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं थी उसको राज्य देवे, किसी प्रकार से उसको बाहर कर दो और उसको मरवा दो। उस स्थिति में राज्य कैसे प्राप्त करें, कौटिल्य अर्थशास्त्र में वो भी है, पर उसकी चर्चा अभी मैं नहीं करूँगा। जब हम कुछ एक स्थापित करें उसके बाद की चर्चा मैं कर रहा हूँ। वो जानना चाहे तो अब स्वयं कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़े, उसको मैं यहाँ नहीं करना चाहता उसकी चर्चा। कुछ तो यानी ज्ञान रखेंगे तो शास्त्र पढ़ने की प्रवृत्ति बनेगी।